सपोज करिए हमने क्या करा, कोई भी एक नंबर है जो हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं और आपको कोड बनाना है कि ये जो नंबर है ये इवन है या ऑड है। तो आसान सा लॉजिक है, नंबर को तो उसे रिमाइंडर करेंगे और रिजल्ट को जीरो से कंपेयर करेंगे। अगर वो रिजल्ट जीरो आता है तो वो नंबर हमारा इवन कहलाएगा, अदरवाइज नंबर हमारा ऑड कहलाएगा। तो इस लॉजिक में आई गेस हमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये प्रोग्राम आगे चलता है, और भी चीजें मैंने इसमें लिखी हैं। अब लाइन नंबर 10 पर मुझे फिर से एक नंबर दिया गया और मुझसे कहा गया इसका भी इवन ऑड चेक करना है। तो अब मेरे पास पहला तरीका तो ये है कि जो मैंने अभी यहाँ पर 4 लाइन का कोड लिखा था इसको मैं दोबारा लिखूंगा। अब चाहे कॉपी करके लिखो चाहे टाइप करके लिखो, कोड की लेंथ तो बढ़ेगी, दोबारा लिखना तो पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फिर मेरे मन में आता है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है पाइथन में कि हमने एक बार कोई लॉजिक लिख दिया है, अगर मुझे उसी लॉजिक को दोबारा यूज करना है, सिर्फ नंबर ही तो बदला है, लॉजिक तो वही रहेगा, रिमाइंडर टू ही करना है हर बार। तो क्या मैं इस लॉजिक को रीयूज नहीं कर सकता? बार बार मैं लिखूंगा। अब मान लीजिए फिर से मैंने लिख दिया, अब आगे चलते हैं, फिर से कोई नंबर आ गया और मुझसे फिर से कहा गया बताओ इवन है या ऑड है, तो फिर लिखना पड़ेगा। तो हम एक बार जो लॉजिक अपने प्रोग्राम में लिख चुके हैं, अब हम उस लॉजिक को जब दोबारा यूज करना चाहते हैं तो हम लिखना नहीं चाहते हैं, हम बस उसको यूज करना चाहते हैं, या ये कहो उसे रीयूज करना चाहते हैं। इवन हम ये भी चाहेंगे कि आज 7 अक्टूबर को हमने ये प्रोग्राम बनाया, अगर मैं 10 अक्टूबर को एक प्रोग्राम बनाऊं और वहां पर कोई नंबर मुझे मिले और मुझे उसका इवन ऑड चेक करना हो, तो मुझे लिखना ही ना पड़े, जो मैंने 3 दिन पहले लिखा था वही कोड रीयूज हो जाए। पर ऐसे हो जाए तो फिर क्या है, फिर तो हम ऐसा भी करेंगे कि ये मैंने बनाया प्रोग्राम, ये किसी और ने बनाया, मैंने अपना प्रोग्राम पेन ड्राइव में दूसरे को दे दिया, उसने मेरे प्रोग्राम को रीयूज कर लिया अपने प्रोग्राम में। ऐसे तो बहुत आसान हो जाएगा फिर, अगर ऐसा होने लगे तो, कोड रीयूज होने लगे तो। अभी तक क्या कोड रीयूज का कॉन्सेप्ट हमने नहीं सीखा है? हमने कहा नहीं, अभी तक हम लोगों ने कोड रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है। अभी तक कोई भी लॉजिक जो भी हम लिखने जा रहे हैं, जब भी दोबारा जरूरत पड़ेगी, चाहे उसी प्रोग्राम में या किसी दूसरे प्रोग्राम में, आपको वो लॉजिक लिखना पड़ेगा। क्यों सर, लूप नहीं पढ़ाए थे आपने? इस काम को लूप से नहीं कर सकते? आप बताओ, इस लॉजिक को कितनी बार यूज करना चाहते हो, हम उतनी बार करा देंगे लूप लगाकर। हमने कहा चलो 5 बार यूज करेंगे, तो ये लो सर 5 बार का लॉजिक हमने लगा दिया। तो ये जो कोड है ये 5 बार आपका डेफिनेटली चलेगा, क्योंकि लूप 5 बार चलेगा तो ये लॉजिक 5 बार चलेगा। हमने कहा ऐसा नहीं करना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को दोबारा समझेंगे। मुझे इस लॉजिक को 5 बार चलाना है, एक बार अभी चलाना है प्रोग्राम की बिगिनिंग में, दूसरी बार प्रोग्राम के मिडिल में चलाना है, तीसरी बार प्रोग्राम के लास्ट में चलाना है, चौथी बार कल चलाना है, 5वीं बार 1 महीने बाद चलाना है। तो क्या ये लूप ऐसा हो सकता है, इसमें ये कह सकता हूँ कि 3 बार आज चलना और 2 बार कल चलना? ऐसा नहीं हो सकता। चलो छोड़ो, आज और कल की बात नहीं करते, अभी अभी की बात करते हैं। क्या इस लूप से मैं ये कह सकता हूँ कि एक बार प्रोग्राम की स्टार्टिंग में चलना और दूसरी बार प्रोग्राम के बीच में चलना और तीसरी बार लास्ट में चलना, ऐसा हो जाएगा? नहीं। कब चलेगा? जिस जगह लिखा हुआ है उसी जगह 5 बार इस पहले लॉजिक को चलाया जाएगा, उसके बाद आगे का कोड आपका बढ़ेगा। मुझे इस लॉजिक को कई बार लगातार यूज नहीं करना है, मुझे इस लॉजिक को कई बार जब जरूरत पड़ेगी तब यूज करना है। तो लूप का पर्पस होता है एक जगह आप अपने प्रोग्राम में हैं और उसी जगह आपको किसी काम को बार बार करना है। ठीक है, तो उसके लिए लूप का कॉन्सेप्ट आता है। तो लूप इज नॉट फॉर रीयूजेबिलिटी।
लूप इज फॉर रिपीटेशन। एक शब्द आता है रिपीटेशन और एक शब्द होता है रीयूजेबिलिटी। तो लूप हमारा रिपीटेशन वाला काम करते हैं, बार बार एक जगह रहते हुए काम को बार बार करना, रिपीटेशन। और उसके लिए हमने लूप का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। हम जगह बदलना चाहते हैं, काम बार बार फिर भी होगा, हम जगह बदलेंगे, एक जगह नहीं रुके रहेंगे, उसे बोलते हैं रीयूजेबिलिटी। तो रीयूजेबिलिटी करने के लिए जो हमें कॉन्सेप्ट दिया गया, उस कॉन्सेप्ट का नाम होता है फंक्शन। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है पाइथन में, उसका नाम है फंक्शन। तो अगर किसी भी कोड को आप इस तरह लिखना चाहते हैं कि वो कोड रीयूज हो पाए कभी भी, आज कल परसों, 1 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद, तो आप उस कोड को कहाँ लिखिए, एक फंक्शन के अंदर लिखिए। सर ये तो अच्छा टॉपिक है, अगर एक बार लिखा कोड कहीं भी कभी भी कितनी बार भी इस्तेमाल हो सकता है, तो हमें तो हर प्रोग्राम फंक्शन में ही लिखना चाहिए था। तो बहुत सी लैंग्वेज हैं जो यही कहती हैं कि ऐसे ही लिखना पड़ेगा, बिना इसके आप हेलो भी प्रिंट नहीं कर पाएंगे। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये रूल है कि आपको कोई भी कोड लिखना है तो फंक्शन में ही लिखना है। अब भले ही आप उसको कभी दोबारा इस्तेमाल ना करें उस कोड के लिए, फिर भी आपको लिखना किसमें पड़ेगा, फंक्शन में ही लिखना पड़ेगा। अपनी कॉलेज लाइफ अगर याद कर सकते हो, जिसने पढ़ा है, तो व्हाइट मेन मजबूरी का नाम था वो। हमें नहीं पता वो क्या है, लेकिन हमें अपने प्रोग्राम को लिखना किसमें पड़ता था, व्हाइट मेन के अंदर। कौन है मेन, एक फंक्शन ही तो है। पाइथन ने इस कॉन्सेप्ट को आसान करा। पाइथन ने कहा कि जब आपको लगे कि अब मुझे कोड को रीयूज करना है, तब आप फंक्शन के अंदर कोड बनाइएगा। और अभी आप, हो सकता है स्टार्टिंग में कोड रीयूजेबिलिटी के बारे में ना सोचें। क्यों, अभी आप फंडामेंटल पढ़ रहे हैं। पहले वेरिएबल पढ़ लेते हैं, ऑपरेटर पढ़ लेते हैं, यूजर इनपुट लेना सीख लेते हैं, लूपिंग सीख लेते हैं, ये सब सीख लिया। अब मुझे नीड आ रही है कोड को रीयूज करने की, तो अब आप क्या पढ़ सकते हैं, फंक्शन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब ये बताइए कि एक प्रोग्राम में हम कितने फंक्शन बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने अपने प्रोग्राम में दो लॉजिक लगाए, एक इवन ऑड का लगाया और एक प्राइम नंबर चेक करने का लगाया। तो क्या एक ही फंक्शन के अंदर ये दोनों लॉजिक लिखने चाहिए, या मुझे दो अलग अलग फंक्शन बनाने चाहिए? तो सिंटैक्टिकली एक ही फंक्शन में आप जितने चाहें उतने लॉजिक लिख सकते हैं। कॉन्सेप्चुअली आपको एक फंक्शन के अंदर एक लॉजिक लिखना चाहिए। उसकी वजह क्या होती है, मान लीजिए एक फंक्शन के अंदर आपने दो लॉजिक लिखे, एक इवन ऑड का और एक लिखा आपने प्राइम नंबर का। अब प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि जब भी एक चलेगा तो दूसरा जरूर चलेगा, क्योंकि दोनों एक ही फंक्शन के अंदर लिखे हुए हैं। बट जरूरी नहीं है कि आपको जब भी चाहिए दोनों एक साथ ही चाहिए। हो सकता है किसी पॉइंट पर आपको सिर्फ इवन और चेक करना है, प्राइम नंबर चेक ही नहीं करना है। लेकिन अगर आपने एक ही फंक्शन के अंदर दोनों लॉजिक लिखे हैं तो दोनों ही काम होंगे। और दूसरी प्रॉब्लम कब आएगी, हो सकता है कि मुझे इवन ऑड को 5 बार चलाना है था और प्राइम नंबर वाले को 10 बार चलाना था, ऐसा नहीं होगा। या तो दोनों 5 बार चलेंगे या दोनों 10 बार चलेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों को दोनों एक ही फंक्शन में तो लिखे हुए हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअली क्या कहा गया कि एक फंक्शन में एक लॉजिक लिखना चाहिए। ठीक है, दूसरा लॉजिक लिखना है तो दूसरा फंक्शन आपको बनाना चाहिए। तो इस तरह से हम एक प्रोग्राम के अंदर जितने चाहें उतने फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि किस फंक्शन में कौन सा लॉजिक लिखा है? जब आप अपने प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शन बना सकते हैं तो उनकी पहचान कैसे होगी? उसी तरह से, जिस तरह से अगर एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स बना दिए जाएं तो उनकी पहचान उनके नाम से होती है। आई वेरिएबल, जे वेरिएबल, एज वेरिएबल, डेट ऑफ बर्थ वेरिएबल, एड्रेस वेरिएबल, मोबाइल नंबर वेरिएबल। उसी तरह से जितने फंक्शन बनाए जाएंगे सबका नाम रखा जाएगा। ठीक है, तो इवन ऑड वाला फंक्शन बनाएंगे उसका कोई नाम रख देंगे, प्राइम नंबर का बनाएंगे फंक्शन उसका कोई एक नाम रख देंगे। जितने भी फंक्शन हम अपने प्रोग्राम में बनाएंगे क्या रखा जाएगा, सबका नाम रखा जाएगा। तो उनके नाम से ही फंक्शन की क्या होगी, पहचान होगी। ठीक है, अब ये बताओ कि ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये लॉजिक इसी फंक्शन का है
ऐसा तो नहीं है कि पाइथन इंटरप्रेटर कंफ्यूज हो जाए और ये सोचने लगे कि ये लॉजिक तो दूसरे फंक्शन का, हमने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, जो भी फंक्शन का लॉजिक बनाएंगे वो फंक्शन के इंडेंटेड ब्लॉक में बनाएंगे। तो ब्लॉक से हम डिसाइड करेंगे कि ये जो कोड है ये इस फंक्शन का है, दूसरा फंक्शन उसका अपना इंडेंटेड ब्लॉक होगा। तो हर फंक्शन का लॉजिक कहाँ लिखा जाएगा, उसके इंडेंटेड ब्लॉक में लिखा जाएगा। जैसे लूप का इंडेंटेड ब्लॉक होता है, इफ एल्स का इंडेंटेड ब्लॉक होता है, उसी तरह से फंक्शन का भी क्या होगा, एक इंडेंटेड ब्लॉक होगा। ठीक है। अब ये सारी बातें अगर मैं एक लाइन में जोड़ दूं तो फंक्शन की बन जाती है डेफिनेशन। ठीक है, तो क्या बनेगी डेफिनेशन, देखते हैं। इट इज ए नेम्ड ब्लॉक दैट प्रोवाइड्स reusability of logic। It is a named block that provides reusability of logic। सर ये नेम्ड ब्लॉक का मतलब क्या है? ब्लॉक का मतलब समझ में आता है, इंडेंटेड ब्लॉक होता है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए मैं आपसे कहूँ मैंने अपने प्रोग्राम में दो फॉर लूप लगाई। बताओ फॉर लूप का नाम क्या है? लाइन नंबर 5 पे जो फॉर लूप उसका नाम क्या है, और लाइन नंबर 8 पे जो फॉर लूप उसका नाम क्या है? नाम क्या है? दोनों फॉर लूप ही हैं। ये थोड़ा कहोगे आई वाला फॉर लूप जे वाला, यहाँ भी आई कर दो, माना थोड़ी होगी। मैंने अपने प्रोग्राम में एक इफ लगाया, यहाँ पर कोई कंडीशन डाल दी, कुछ लिख दिया। एक इफ ऑल लगाया, यहाँ एक कंडीशन डाल दी। तो क्या आप किसी को अपने प्रोग्राम को ऐसे पढ़ के बता सकते हैं कि ये फॉर लूप का नाम ये रहा, ये इफ का नाम ये रहा? नाम नहीं है, इफ तो कीवर्ड का नाम है। एक प्रोग्राम में जितने इफ कंडीशन लगाओगे सब इफ कीवर्ड से बनेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो ब्लॉक बनाए हैं उनका कोई अपना निजी नाम नहीं होता था, लेकिन जब मैं कोई फंक्शन बनाऊंगा तो मैं एक प्रोग्राम में अगर दो फंक्शन बनाता हूं तो दोनों का अलग अलग नाम रखूंगा, जिससे कि उनको पहचान मिलेगी। ठीक है, तो नेम्ड ब्लॉक का मतलब यही है, ऐसा इंडेंटेड ब्लॉक अब हम बनाने जा रहे हैं जिसका भी एक नाम रखकर आएंगे, जिससे कि पहचान हो पाएगी कि वो कौन सा इंडेंटेड ब्लॉक है। और वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, फिर रीयूजेबिलिटी ऑफ लॉजिक प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब पाइथन के अंदर जो हमारा फंक्शन है जब हम बना लेते हैं तो उसका एग्जीक्यूशन, अच्छा अभी तक पाइथन के स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन किस ऑर्डर में होता है? टॉप टू बॉटम सीक्वेंशियल। जो पहले लिखा है वो पहले चलेगा, जो बाद में लिखा है बाद में चलेगा, और सीक्वेंशियली। ऐसा नहीं हो सकता कि सर पहले ये चला फिर ये चल गया फिर ये चल गया फिर ये चल गया, ऐसा नहीं होता है। सीक्वेंशियली, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और ये टॉप टू बॉटम हमारा चलता है। अब जिस ऑर्डर में जो आ गया उसी क्रम में वो एग्जीक्यूट हो जाता है। मान लीजिए लूप है, तो जब ये पाइथन इंटरप्रेटर मेरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा था तो पहले ये लाइन चली फिर ये लाइन चली। अब अगर ये लूप है तो लूप पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद ये स्टेटमेंट चलेगा। अगर ये इफ कंडीशन है तो इफ कंडीशन चेक होगी, उसके अकॉर्डिंग इफ या एल्स में जो भी होगा वो चलेगा। ऐसे करके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आगे होता है। लेकिन सोचिए अगर ये प्रोग्राम में एक फंक्शन है, मान लीजिए ये प्रोग्राम में एक फंक्शन है और जो भी मैंने इसके अंदर लिखा है वो उसी समय चल गया जिस ऑर्डर में अभी तक हम लोग जानते हैं, तो फिर ये बताओ दोबारा कब चलेगा ये? दोबारा कब चलेगा? क्योंकि आप तो इसके बारे में क्या बता रहे हो हमें, रीयूजेबिलिटी। तो रीयूजेबिलिटी कैसे होगी, क्योंकि ये तो टॉप टू बॉटम जैसे ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन अब तक हमने देखा है, अगर उसी वे में ये चल गया तो फिर एक ही बार चलेगा ये। आज कल परसों वाली बात खत्म हो गई फिर तो सबसे पहले क्या करा गया, यहाँ पर पहला बदलाव करा गया।
अभी तक जो हमारा कोड का एग्जीक्यूशन होता था उसमें चेंज करा गया। अभी तक क्या था, टॉप टू बॉटम सीक्वेंशियली, जो आ गया वो हमारा उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो जाएगा। फंक्शन के केस में वैसा नहीं होगा। अगर मैंने दो फंक्शन डिफाइन करे हैं तो जिस ऑर्डर में डिफाइन करे हैं उस ऑर्डर में उनमें सिंटैक्स एरर चेक हो जाएगी, मेमोरी के अंदर फंक्शन एलोकेट हो जाएंगे, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो फिर कब होगा एग्जीक्यूशन? हमने कहा वो तो आप बताओ, कल करोगे कि परसों करोगे कि एक साल बाद करोगे, जब कहोगे तब हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए क्या करा गया, फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट कहा गया फंक्शन डेफिनेशन, जिसमें हम ये बताएंगे कि फंक्शन क्या लॉजिक कंटेन कर रहा है, क्यों हम फंक्शन को बना रहे हैं, वो पर्पस क्या था, उसका लॉजिक हम कहाँ लिखेंगे, फंक्शन डेफिनेशन के अंदर लिखेंगे। और दूसरा पार्ट होगा फंक्शन कॉलिंग। इसमें क्या होगा, फंक्शन का एग्जीक्यूशन किया जाएगा। एक फंक्शन को हम एक बार डिफाइन करने के बाद जितनी बार चाहे जब चाहे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन को दो पार्ट में अरेंज किया गया है, फंक्शन डेफिनेशन और दूसरा पार्ट है फंक्शन कॉलिंग। कुछ लैंग्वेजेस ने तीन पार्ट बनाए हैं फंक्शन के। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन के तीन पार्ट भी होते हैं। एक होता है फंक्शन प्रोटोटाइपिंग, एक होता है फंक्शन डेफिनेशन, फिर एक होता है फंक्शन कॉलिंग। पाइथन के अंदर दो ही हिस्से हैं, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, देयर आर function definition, second one is function calling। तो दोनों के अपने अपने सिंटैक्स होंगे। जब भी कोई नई चीज आएगी तो सबसे पहले वजह कि क्यों आ रही है वो समझ में आ गई। उसके बाद अब कोड में लिखने के लिए क्या चाहिए हमें, सिंटैक्स। तो दोनों चीजों का सिंटैक्स सीखना होगा कि फंक्शन डिफाइन करने का सिंटैक्स क्या होता है, उसके बाद फंक्शन को कॉल करने का सिंटैक्स क्या होता है। तो पहले बात करेंगे डिफाइन करने के। syntax to define a function। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज होगा। डेफ कीवर्ड अगर प्रोग्राम में कहीं भी यूज होता है, दैट मीन्स आप डिफाइन कर रहे हैं। क्या डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब फंक्शन जो आप डिफाइन करेंगे, ऐसे तो मैं कई बार डेफ लिख दूंगा, तो जितनी बार लिखूंगा उतनी बार फंक्शन डिफाइन होगा। पहचान, फंक्शन में क्या आएगा, नाम। तो फंक्शन का नाम क्या दे सकते हैं, फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन वो रूल्स जो वेरिएबल का नाम देने के थे यहाँ भी अप्लाई करने होंगे। जैसे फंक्शन का नाम कोई कीवर्ड नहीं हो सकता। अब आप सोचो मैं फंक्शन फॉर नाम से बनाऊंगा, इफ नाम से बनाऊंगा, नहीं बनेगा। फंक्शन के नाम में स्पेस नहीं होना चाहिए, फंक्शन के नाम में सिर्फ अंडरस्कोर आ सकता है, उसके अलावा कोई और स्पेशल करेक्टर नहीं होगा। फंक्शन के नाम में डिजिट आ सकती है लेकिन डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। कुल मिलाकर जो वेरिएबल बनाने के रूल्स थे वही रूल्स फंक्शन का नाम बनाने के भी यहाँ पर होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस का पेयर लगाएंगे। अब इसको टपल मत पढ़ना कि सर ये टपल है, देखने में बिल्कुल टपल है ना। तो लेकिन जब हम इस पैरेंथेसिस के पेयर के पहले फंक्शन के नेम को प्रीफिक्स लगाते हैं तो अब इसको टपल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर इसका पर्पस क्या होगा, ये सिंटैक्स है ना। इसका पर्पस भी होता है, आगे चल के पढ़ेंगे। दोबारा देखते हैं, डेफ कीवर्ड आएगा, फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम आपकी पसंद का, ये एज इट इज लिखना है ना, ये चेंज नहीं होगा। ये आपको बताना है क्या लिखना चाहते हैं। यहाँ पर पैरेंथेसिस के पेयर के अंदर पैरामीटर्स हमें डिफाइन करने होते हैं। क्या होते हैं बात की बात है, अभी परंत लिखकर छोड़ देते हैं। उसके बाद फंक्शन का लॉजिक फंक्शन के इंडेंटेड ब्लॉक में लिखा जाएगा। जो भी लॉजिक लिखना है वो आप लिख सकते हैं। हो गया, हमने कहा हो गया।
अब बात करते हैं सिंटैक्स टू कॉल ए फंक्शन। फंक्शन को कॉल करने का सिंटैक्स क्या है? तो जिस फंक्शन को आप कॉल करना चाहते हैं, आपको उसका नाम पता होना चाहिए। तो आप फंक्शन का नाम लिखेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस का पेयर लगाएंगे। तो ये क्या होगा, फंक्शन कॉल हो जाएगा। कौन सा? जिसका नाम आपने लिखा है वो फंक्शन कॉल है। तो फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन डेफिनेशन में क्या डिफरेंस रहा? हमने कहा पहला डिफरेंस, डेफ कीवर्ड डेफिनेशन में आता है, कॉल करते समय डेफ कीवर्ड नहीं आता। दूसरा, जो भी फंक्शन के पैरामीटर्स हैं वो डेफिनेशन में आएंगे, और कॉल करते समय उन पैरामीटर्स के लिए क्या पास करने होते हैं? आर्गुमेंट। अब ये क्या होते हैं आर्गुमेंट्स, पैरामीटर्स? अभी इसको डिस्कस नहीं करना है, आगे चल के इसको डिस्कस करें। फंक्शन को कॉल करने का एक और सिंटैक्स होता है। फंक्शन को कॉल करने के बाद जो भी फंक्शन से रिटर्न आया है वो आप एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। चलिए अब फंक्शन को बनाते हैं। तो डेफ कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का नाम, मान लीजिए मैंने कलर्स नाम से एक फंक्शन बनाया। अभी पैरामीटर कुछ नहीं है, बिना उसके भी हम बना सकते हैं। अब अभी कोई भी मैं एक मीनिंगफुल लॉजिक नहीं लिख रहा हूँ। तो अभी हमारा ऑब्जेक्टिव होगा फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है वो सीखना, कॉल कैसे किया जाता है ये सीखना। जब ये सीख जाएंगे तो मीनिंगफुल लॉजिक लिखना भी सीखेंगे। तो अभी क्या करते हैं, सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट्स के थ्रू फंक्शन को बना लेते हैं। तो कलर फंक्शन का नाम जो मैंने कलर दिया है, तो इसके अंदर से कुछ कलर के नाम प्रिंट करा दो। ब्लैक, वाइट, चलो दो ही करा दिया है ना। और कितने लिख सकते हो? कितने भी लिख सकते हो, जितना मन करे उतना लिख। ये फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब मैंने दूसरा फंक्शन डिफाइन करा, और मान लीजिए इसका नाम फ्रूट कर दिया, और इसके अंदर भी सिंपली मैंने कुछ फ्रूट के नाम लिख दिए। इस प्रोग्राम में अभी मैंने दो फंक्शंस डिफाइन करे हैं। कितने? एन, जितने चाहें उतने आप कर सकते हैं। ठीक है, 3 करो, 4 करो, 5 करो, 6 करो। तो कोई आपसे पूछे कि एक प्रोग्राम में कितने फंक्शंस डिफाइन किए जा सकते हैं, 0 to n? आज तक तो 0 ही थे। फंक्शन तो आज हम बना रहे हैं पहली बार। आज तक तो किसी प्रोग्राम फंक्शन में बनाए ही नहीं है, तो 0 भी चलता है। तो कितने बना सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। आप देखो कितना बनाना था। तो बहुत ज़्यादा नहीं बनाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर एक ही प्रोग्राम में 100 फंक्शन लिख दिए, किसी एक फंक्शन में कोई एरर आ गई, तो 99 सही थे वो भी नहीं चलेंगे, प्रोग्राम ही एरर है। समझ में आ रहा है? तो बेटर क्या है, मॉड्यूलरिटी लेकर चलो। जो सिमिलर टाइप के फंक्शन है, एक जैसे हैं, उनको एक प्रोग्राम में, जो दूसरे एक जैसे हैं उनको दूसरे प्रोग्राम। ठीक है, चलिए। अगर मैं इस प्रोग्राम को लिखने के बाद अब मैं रन कराता हूँ, बताइए पहले कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, कलर्स वाला या फ्रूट वाला? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं इसका सही आंसर था। क्यों? फायदा क्या हुआ मेहनत करके? हमने कहा फंक्शन का दो पार्ट थे ना, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉलिंग। तो फंक्शन डेफिनेशन हमने अभी करी है। जब इंटरप्रेटर मेरे प्रोग्राम को रीड करता है टॉप टू बॉटम, तो फंक्शन वाले जो डेफिनेशंस हैं उनको सिर्फ मेमोरी में लोकेट कर देता है। ठीक है, उनको एग्जीक्यूट नहीं करता, उनको कॉल नहीं करता। ठीक है, अब कब करेगा कॉल? जब हमने कॉल करा होगा, है ना, तब फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। कैसे करें कॉल? तो अब आप, ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो पहले डिफाइन करा है पहले उसे कॉल करेंगे।
रूल ये है कि कॉल करने से पहले फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो अगर मैंने पहले फ्रूट फंक्शन को कॉल किया तो नाम लिखा फ्रूट का, कॉल कर दिया, तो बस यही कॉल होगा, यही आउटपुट दिखेगा, बाकियों का चलेगा नहीं क्योंकि मैंने कॉल ही नहीं करा। तो मान लीजिए अब मुझे कलर्स फंक्शन भी कॉल करना है, कलर्स फंक्शन का नाम लिखेंगे, कॉल कर दे। अब अगर मुझे फिर से फ्रूट फंक्शन कॉल करना है तो पाइथन के अंदर फंक्शन के दो पार्ट होते हैं, और उन दो पार्ट में रूल ये है कि पहले डेफिनेशन आएगी, उसके बाद कॉलिंग होगी। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कलर्स फंक्शन को कॉल कर दिया। पाइथन इंटरप्रेटर जब किसी फंक्शन कॉल को देखता है तो अब तक जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है वहां पर डेफिनेशन को आइडेंटिफाई करता है, आगे के प्रोग्राम में चेक करने नहीं जाता है। तो अभी लाइन नंबर 1 पर क्या आ जाएगी, एरर। और एक बार अगर मेरे प्रोग्राम में एरर आ जाती है तो आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो लाइन नंबर 1 पर ही एरर आ गई, प्रोग्राम आगे चले गई। नेम कलर्स इज नॉट डिफाइंड, कलर्स नाम से कोई फंक्शन डिफाइन नहीं है। मेमोरी लोकेशन हुआ ही नहीं होगा क्योंकि फंक्शन कॉल हुआ तो फंक्शन मिला ही नहीं। कलर्स फंक्शन कब मिलता, जब डेफिनेशन पहले आती। अब आगे का कोड रीड ही नहीं करा, इसी पॉइंट पर प्रोग्राम टर्मिनेट होकर बंद हो। जैसे किसी वेरिएबल का होता है, भाई फंक्शन जब आप बनाएंगे तो कहीं ना कहीं किसी एड्रेस पर तो वो स्टोर होगा ही। तो जिस एड्रेस पे फंक्शन स्टोर होता है मेमोरी के अंदर, हम क्या बोल रहे हैं, उस फंक्शन का वहां पर क्या होगा, मेमोरी लोकेशन होगा। ठीक है। तो इट इज लाइक वेरिएबल, जैसे किसी वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन होता है उसी तरह से फंक्शन का भी मेमोरी लोकेशन होता है। अगर मैं पता करना चाहूँ कहाँ पर हुआ है तो किसी भी मेमोरी एड्रेस को कैसे गेट करते थे, बस आईडी फंक्शन को आप फंक्शन के नाम के साथ यूज करिए। कलर कॉल नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ नाम लिखना है फंक्शन। ये वो मेमोरी एड्रेस है जहाँ पर कलर्स फंक्शन हमारा स्टोर हुआ होगा। इसी तरह से अगर आप फ्रूट्स फंक्शन को चेक करना चाहते हैं, चलिए तो फंक्शन डिफाइन करना बेसिक सिंटैक्स आ गया, फंक्शन को कॉल करने का बेसिक सिंटैक्स हमें आ गया। एक रूल, फंक्शन डेफिनेशन पहले होगी, फंक्शन कॉलिंग बाद में होगी। क्या एक फंक्शन अपने अंदर से दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है? क्या कहना चाहते हैं, हमने कहा देखो, पहले हमने फ्रूट्स फंक्शन को कॉल कराया, अब फ्रूट्स फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, प्रिंट हो गया एप्पल। क्या फ्रूट फंक्शन कलर्स फंक्शन को रीयूज कर सकता है? हमने कहा बिल्कुल, कलर्स को कॉल करते हैं। तो जब फ्रूट फंक्शन का एग्जीक्यूशन होगा तो पहले फ्रूट फंक्शन का पहला स्टेटमेंट चला एप्पल। अब ऐसा नहीं है कि इस स्टेटमेंट को स्किप करके पहले फ्रूट को चलाएंगे तब इसे चलाएंगे, नहीं। अब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, कलर एग्जीक्यूट होगा, ब्लैक वाइट, ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। अब ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, मैंगो। तो इस लाइन नंबर 12 का एग्जीक्यूशन अगर हम देखें तो फ्रूट फंक्शन चलेगा, और फ्रूट फंक्शन अपने अंदर से जिन्हें भी कॉल कर रहा है वो उसी ऑर्डर में कॉल हो जाएंगे। एप्पल, फ्रूट शुरू हुआ चलना, उसके अंदर से ये हमारा कलर फंक्शन चला, ये कंप्लीट हो। अच्छा मान लीजिए अगर मैं इसे भी चला दूं तो यहाँ से भी चला लो, कलर्स फंक्शन फिर से कॉल हुआ, 2 बार, दूसरी बार कॉल हो रहा है।
इसको तो आपने कहा कि फंक्शन के अंदर से फंक्शन कॉल हो रहा है, इसको क्या कहते हैं? लाइन नंबर 12 में भी तो फंक्शन कॉल हो रहा है, लाइन नंबर 13 पे भी फंक्शन कॉल हो रहा है, तो इसे क्या बोलें? टॉप लेवल फंक्शन कॉल। टॉप लेवल तो ये सब हाँ से समझेंगे। टॉप लेवल कोडिंग, ठीक है, या कॉल या स्टेटमेंट, एक ही बात है। टॉप लेवल का मतलब है जो बिना इंडेंटेशन के लिखा जाता है, ऐसा कोड जो बिना इंडेंटेशन के लिखा जाता है टॉप लेवल स्टेटमेंट, टॉप लेवल कोड या टॉप लेवल कॉल कही जाती है। तो लाइन नंबर 12 और 13 में कोई इंडेंटेशन तो है नहीं हमारा यहाँ पे, तो हम हर वो स्टेटमेंट जो आज तक हमने लिखा है, जितना भी पाइथन में अब तक पढ़ाया गया है हमें, उसमें कोई भी कोड जो बिना इंडेंटेशन के लिखा जाता है उसको टॉप लेवल कोड कहा जाता है। ठीक है, टॉप लेवल कोड उस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है जिस ऑर्डर में वो लिखा हुआ है, बट अगर वो फंक्शन की डेफिनेशन आ रही है तो नहीं, क्योंकि आप बोलोगे सर इस तरह से तो लाइन नंबर 2 भी टॉप लेवल कोड है, हमने कहा बिना इंडेंटेशन लिखा है। फंक्शन अपने आप में टॉप लेवल फंक्शन है, लेकिन उसके अंदर के स्टेटमेंट तो टॉप लेवल स्टेटमेंट नहीं, ये तो ब्लॉक लेवल हो गया, ये तो ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है। तो अगर डेफिनेशन फंक्शन की है तो उस ऑर्डर में एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसके अलावा कोई भी कोड जो टॉप लेवल पर लिखा होता है जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक प्रिंट लगा दूं तो ये मना कर देगा, क्यों लगा रहे हो? मना क्यों करेगा? अब सबसे पहले तो यही चलेगा, फिर टॉप लेवल कोड है ना, और डेफिनेशन है नहीं, हमने कहा बिल्कुल पहले आ ही चलेगा। सोचो, इन दोनों फंक्शन के बीच में मैंने एक प्रिंट लगा दिया और यहाँ हेलो लिख दिया, तो क्या ये नहीं चलेगा? हमने कहा बिल्कुल। पहले इंटरप्रेटर ने इसे चलाया, इसको डेफिनेशन देखा, इसको मेमोरी में स्टोर कर दिया, रन नहीं कराया, ये डेफिनेशन नहीं है, चला दो। ये डेफिनेशन है, बस मेमोरी में स्टोर कर दो, चलाना नहीं है। फिर ये चला दो, ये चला दो, क्योंकि डेफिनेशन नहीं है, कॉल हो रहा है फंक्शन। तो कोई भी स्टेटमेंट, लूप का, इफ कंडीशन का, वेरिएबल, जो जो चीजें आती जा रही हैं टॉप टू बॉटम, अगर वो डेफिनेशन नहीं है चला दो। ठीक है, चलिए, हाय फिर हेलो। अब ये मत कहना कि हाय और हेलो के बीच में ये फंक्शन था, तो चला कब? कॉल तो आपने इसको पहली बार यहाँ से किया है, यहाँ से ये हो रहा है कॉल और यहाँ से हो रहा है कॉल। ठीक है, चलिए, तो टॉप लेवल कॉल, तो लाइन नंबर 12 को हम क्या बोलेंगे? टॉप लेवल कॉल। लाइन नंबर 13 टॉप लेवल कॉल। लाइन नंबर 8 ब्लॉक लेवल या फंक्शन लेवल कॉल। ठीक है, अब इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन टॉप लेवल प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। टॉप लेवल प्रोग्रामिंग और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस होता है? जब आप अपने कोड को बिना फंक्शन के डायरेक्टली टॉप टू बॉटम लिखते हैं, दैट इज नोन एज टॉप लेवल प्रोग्रामिंग। तो आज तक पाइथन में आप जो भी लिखते आ रहे थे वो टॉप लेवल प्रोग्रामिंग का हिस्सा था। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग तब कहलाती है जब आप अपने कोड को फंक्शंस की फॉर्म में लिखते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। पूछा जाएगा दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों आप एक नई चीज लेकर आ रहे हो, जब टॉप लेवल प्रोग्रामिंग से भी कोड बनता ही है, तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्यों लेकर आ रहे हो? तो क्या आंसर दोगे? रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। टॉप लेवल प्रोग्रामिंग में फायदा है, सिंप्लिसिटी होती है, कोई नई चीज सीखने की जरूरत नहीं है। नुकसान क्या है? एक ही काम को अगर 10 जगह यूज करना हो तो बार बार लिखना पड़ता है, रीयूजेबिलिटी नहीं होती है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्यों लाई गई थी? रीयूजेबिलिटी के लिए लाई गई थी। ये कॉन्सेप्ट ठीक को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा तो हर प्रोग्राम ऐसे ही लिखा जाएगा, बिना प्रोसीजर के, यानी बिना फंक्शन के कोई भी कोड आप सी में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए, अब बात करते हैं कि क्या पाइथन में कोई एंट्री पॉइंट फंक्शन जैसा टॉपिक होता है? क्योंकि सी में क्या होता था, मेन फंक्शन होता था जो अपने आप चलता था, हम कॉल उसे नहीं करते थे। तो क्या हमारे यहाँ पर कोई ऐसा फंक्शन है जो अपने आप चलेगा बिना कॉल करे?
क्योंकि हमने कभी सी में मेन को कॉल नहीं करा है, हम बाकी जितने फंक्शन हैं उनको कॉल करते हैं तब चलते हैं, जबकि मेन अपने आप सबसे पहले चलता ही है। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं, हमने कहा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप किसी फंक्शन का नाम मेन रख दोगे, उससे वो अपने आप नहीं चलेगा। कोई भी फंक्शन एक नॉर्मल फंक्शन है, वो तभी चलेगा जब उसे आप कॉल करोगे, अपने आप कोई फंक्शन यहाँ पर नहीं चलता। तो कोई एंट्री पॉइंट जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इंटरव्यू पूछ सकता है अगर एंट्री पॉइंट फंक्शन नहीं होता है तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन चलेगा, जो टॉप लेवल पर सबसे पहले कॉल किया गया है, जो टॉप लेवल कोड से सबसे पहले कॉल किया गया है वही सबसे पहले आपका चलेगा। ठीक है, वापस आ जाते हैं। अच्छा, क्या होगा अगर मैंने इस फंक्शन को फिर से बना दिया, यहाँ ब्लैक वाइट कर दिया, यहाँ पे रेड और ग्रीन कर दिया, और अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। अगर गलती से जानबूझकर एक ही फंक्शन दो बार हमने बना दिया, अब उसको हम कॉल करते हैं, तो जब हमने कॉल किया है उससे पहले वो दो बार बनाया जा चुका है, तीन बार चार बार बनाया जा चुका है, तो क्या जितनी बार हमने डिफाइन करा है सब चलेंगी डेफिनेशन? नहीं, जो सबसे लेटेस्ट डेफिनेशन होगी वो चलेगी। इट इज लाइक कि x = 10, x = 20। बताओ आगे के प्रोग्राम में x की वैल्यू क्या है? सेम कॉन्सेप्ट है फंक्शन का भी। अगर आपने सेम नेम के फंक्शन कई बार बना दिए हैं, तो जब भी कोई फंक्शन कॉल होगा तो उस पॉइंट पर सबसे लेटेस्ट डेफिनेशन जो आ गई है वो हमारी एग्जीक्यूट होगी। तो आप बताओ लाइन नंबर 9 पर इस कलर्स फंक्शन की डेफिनेशन क्या एग्जीक्यूट होगी, ब्लैक एंड व्हाइट या रेड ग्रीन? आपको ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो थिंग इज सिंटैक्स एरर नहीं होती है, क्योंकि सी में ये एरर आ जाएगी। अगर आपका बैकग्राउंड सी सी प्लस प्लस का है तो वहां पर ये एरर आ जाती है, क्योंकि वहां पर ऐसी फैसिलिटी नहीं है। आपसे गलती हो गई तो आपको सजा मिलेगी नहीं, एरर आएगी। आप क्या आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पाइथन में एरर नहीं है, लेकिन आपको अभी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लेटेस्ट डेफिनेशन चलेगी। ठीक है। अच्छा, अगर पहले वाली डेफिनेशन मैंने लिखी है तो कोई वजह रही होगी लिखने की, क्योंकि अगर मुझे लेटेस्ट वाली चलानी थी तो पहली वाली मैंने बनाई क्यों फिर? पहली बार में यही लिखता मैं फिर, ये क्यों लिख दिया आपने? और मान लो गलती हो गई तो गलती को सुधार दो फिर, इसका आउटपुट अभी भी तो सेम आएगा। मेरी बात तो सही है। तो अब हमसे इंटरव्यू क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अगर हम ऐसी सिचुएशन में जो पहली डेफिनेशन है उसको रन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो हमने कहा दूसरी डेफिनेशन से पहले कॉल कर लो। लाइन नंबर 5 पर अपडेटेड डेफिनेशन लाइन नंबर 1 वाली ही है, क्योंकि इंटरप्रेटर आगे थोड़ी चेक करने जाता है किसी चीज के लिए। अब तक जितना एग्जीक्यूट हो चुका है वहां पर डेफिनेशन कलर की जो आई है वो चलेगी। तो इस वाले पॉइंट पर जब कलर्स फंक्शन कॉल हो रहा है तो यही डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगी। लेकिन जब लाइन नंबर 11 पर कलर्स फंक्शन कॉल होगा उस समय अपडेटेड डेफिनेशन ये वाली चलेगी। तो इस कॉल के लिए ये डेफिनेशन चलेगी और इस कॉल के लिए ये वाली डेफिनेशन चलेगी। फंक्शन डिफाइन करना आ गया होगा, फंक्शन को कॉल करना आ गया होगा। ठीक है। अब अगर हम फंक्शन को दो टाइप में डिवाइड कर दें तो एक हो गए हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन। बताओ क्या कह रहे हो? ऐसे करके अब कलर्स फंक्शन जब कॉल हो रहा है उस समय अपडेटेड डेफिनेशन कौन सी है?
यही चलेगा। ये लाइन कब चलेगी? जब ये कोड चलेगा, ये कोड चलेगा। ये कोड कब चलेगा? जब कोई टॉप लेवल कलर फंक्शन कॉल हो, टॉप लेवल स्टेटमेंट से ये वाला फंक्शन कॉल हो। टॉप लेवल स्टेटमेंट से जब कलर फंक्शन कॉल हुआ उस समय तक तो बदल चुकी है, तो इनका कोई सेंस ही नहीं बचा। चलिए, तो अगर हम फंक्शन को ऐसे समझना चाहते हैं कि फंक्शन बनाने वाला इंसान और फंक्शन को कॉल करने वाला इंसान, क्या ये हमेशा एक ही होता है? हमने कहा ये कभी एक नहीं होता है, बहुत कम चांस है। ये वो इंसान है जिसने फंक्शन को बनाया होगा, ये वो इंसान है जिसने फंक्शन को कॉल किया हो। ये दो अलग इंसान होंगे। कैसे पता? हमने कहा पहले दिन से पता है आपको ये बात। प्रिंट एक फंक्शन है, हमने बनाया नहीं। जिसने पाइथन बनाई उसने बनाया होगा 1991 में। 1991 में बनाया और 2022 में कॉल करना है, 30 साल बाद भी चल रहा है, क्या दिक्कत? तो इसलिए तो बनाया गया है भाई, इसके अंदर जो भी कोड लिखा है चलता आ रहा है, 300 साल हो गए। इसी तरह से पाइथन के अंदर बहुत से फंक्शन होंगे, तो पाइथन को वो कोड जो रीयूज करवाना था उन्होंने कहाँ लिख दिया होगा? फंक्शन में लिख दिया होगा। अब चाहिए किसको? हमें। हम कौन है? प्रोग्रामर। बनाने वाले कोई और थे, कॉल करने वाला कोई और है। अभी क्या हो रहा है? अभी हम ही दोनों का रोल प्ले कर रहे हैं, हम ही दोनों इंसान है वो। हम ही इसको डिफाइन कर रहे हैं और हम ही इसे कॉल कर रहे हैं, क्योंकि हम सीख रहे हैं। ठीक है। ज्यादा बार क्या होता है, हम दूसरे के फंक्शन कॉल करते हैं, हमारे बनाए फंक्शन कोई और कॉल करता है, हमने उसका रीयूज कर लिया, हमारे फंक्शन किसी और ने रीयूज कर लिया। ऐसा ही होता है, तभी तो जल्दी काम होगा। सोचो अगर हम ये मना कर दें प्रिंट फंक्शन हम यूज नहीं करेंगे, तो जो इसके अंदर लिखा है वो खुद लिखो फिर अपना पहले। तो ऐसे तो हमने बहुत फंक्शन पढ़ लिए अभी तक, तो हमने उनमें से एक भी नहीं बनाया। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कब बने थे, हम तो इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं। तो ऐसे ही आप अपने के साथ भी कर सकते हो। आपने बनाया है, अभी तो आपने खुद ही कॉल कर लिया, तब से हम सीख रहे हैं। आप इसे अभी कॉल करना है करो, नहीं करना है मत करो, किसी और दिन कर लेना जब जरूरत पड़े। बना के आज रख लो। ठीक है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? यूजर डिफाइंड जिनकी डेफिनेशन यूजर दे रहा है। तो यहाँ यूजर का मतलब प्रोग्रामर है। जो प्रोग्रामर प्रोग्राम बना रहा है उसको हम यहाँ पर यूजर शब्द देना है। ठीक है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन यूजर ने बनाए और यूजर अपने हिसाब से उन्हें कॉल भी करेगा। प्री डिफाइंड फंक्शन को पहले से ही लैंग्वेज के अंदर बना दिया गया है। प्रोग्रामर उन्हें सिर्फ क्या करता है? कॉल करता है। प्रोग्रामर उन्हें सिर्फ क्या कर रहा होगा? कॉल कर रहा होगा। ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा मीनिंगफुल कोड लेकर आते हैं फंक्शन के अंदर। क्या किसी फंक्शन में सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट ही लिखा जा सकता है? क्या किसी फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल बना सकते हैं? क्या फंक्शन के अंदर इफ कंडीशन, फॉर लूप, यूजर से इनपुट लेना, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, कोई भी स्टेटमेंट जो आप टॉप लेवल पर लिख सकते हैं, फंक्शन के अंदर भी लिखा जा सकता है। तो फंक्शन के अंदर कोई रोक टोक नहीं होती, किसी भी तरह का स्टेटमेंट फंक्शन के अंदर आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा मीनिंगफुल लॉजिक की तरफ चलते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया, इसका नाम मैंने ऐड कर दिया। अब ये जो ऐड फंक्शन है, इसके अंदर मैंने एक बनाया वेरिएबल ए नाम से, जिसकी वैल्यू 5 कर दी। बी नाम से बनाया जिसकी वैल्यू 6 कर दी। और मैंने इसके अंदर इनका जोड़ने का लॉजिक लिख दिया, बहुत छोटा सा लॉजिक लिखा है। दो वेरिएबल बनाए और इन दोनों को जोड़ने का लॉजिक लिख दिया। अब मैंने इसी प्रोग्राम में एक फंक्शन और बनाया, लेट अस सपोज मल्टीप्लाई। और मैंने सोचा कि उन वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन हम इस फंक्शन से कराएंगे, ए मल्टीप्लाई। अब लॉजिकली इन दोनों में से
मुझे पहले कौन सा चलाना चाहिए, क्योंकि देखो अगर मैं पहले मल्टीप्लाई को कॉल करूंगा तो मल्टीप्लाई बोलेगा ए और बी तो है ही नहीं, क्योंकि ए और बी कहाँ से आएंगे, ऐड फंक्शन के अंदर से आएंगे। तो लॉजिकली मुझे पहले ऐड फंक्शन को कॉल करना चाहिए। तो मैंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए पहले ऐड फंक्शन कॉल करा, सो डैट ए और बी मेमोरी के अंदर आ जाएं, वहां पर उनका एडिशन हो जाएगा। लाइन नंबर 9 पूरी हो गई। अब आगे का कोड चलेगा, मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल कर देते हैं, मल्टीप्लाई उन ए और बी का मल्टीप्लीकेशन करके हमें प्रिंट करा देगा। मल्टीप्लाई फंक्शन कंप्लीट हो गया, लाइन नंबर 10 कंप्लीट हो गई। आगे का प्रोग्राम कुछ है नहीं, प्रोग्राम खत्म हो जाए। ऐसा लेकिन होगा नहीं। आपकी आधी बात तो सही निकली कि भाई दोनों का एडिशन हो जाएगा, लाइन नंबर 9 का एग्जीक्यूशन सही हो गया। लेकिन मल्टीप्लीकेशन वाला कोड जब चल रहा था तो मल्टीप्लीकेशन वाले कोड के अंदर से एरर आ गई कि भाई ए नाम का वेरिएबल तो है ही नहीं। अब यहाँ पर कुछ नई चीज हमारे सामने आई है, जबकि हम ऐड फंक्शन के अंदर ए नाम का वेरिएबल बनाकर आए हुए हैं। तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है इसको दायरा, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी। किसी भी फंक्शन के अंदर जब हम कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं या कोई भी स्टेटमेंट फंक्शन के अंदर लिखते हैं, तो इसका जो स्कोप होता है, उसका जो दायरा होता है, वो उस फंक्शन के ब्लॉक तक रहता है। फंक्शन के बाहर हम फंक्शन के अंदर लिखी हुई चीजों का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम वेरिएबल को डिफाइन करें, बाकी स्टेटमेंट को भी अगर हम छोड़ दें और सिर्फ फंक्शन के अंदर के वेरिएबल को डिफाइन करें, तो स्कोप के अकॉर्डिंग इन्हें लोकल वेरिएबल कहा जाता है। लोकल वेरिएबल, लोकल शब्द हमारी लाइफ में कई बार आया होगा। लोकल एसएमएस एक पर्टिकुलर दायरा है, इसी एरिया में मैसेज अगर जाएगा तो लोकल, नहीं तो फिर नेशनल और इंटरनेशनल लगेगा आपका। लोकल ट्रेन एक बाउंड्री में चलने वाली ट्रेन, उसके बाहर नहीं जाएगी, लोकल ट्रेन, है ना। तो लोकल शब्द को अगर हम देखें तो अपने आप में क्या बताता है कि यहीं का है, बाहर का नहीं है। मतलब इसकी जो बाउंड्री है वो यही है, इसके बाहर नहीं जाएगा। तो वहां पर हम लोकल शब्द का यूज करते हैं, डेली लाइफ में हमने इस चीज को देखा है, ठीक है। तो अब कोई भी वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर बनाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल कहते हैं। लोकल वेरिएबल मेमोरी में तब आता है जब फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होता है, और चला जाता है जब फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है। तो लाइन नंबर 9 पर जब ऐड फंक्शन का कॉलिंग हुआ, तो ऐड फंक्शन के अंदर के लोकल वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट कर दी गई होगी। लाइन नंबर 4 पर जैसे ही फंक्शन कंप्लीट हुआ, अब जितने भी लोकल वेरिएबल बनाए गए थे ऐड फंक्शन के अंदर, वो सारे मेमोरी से हमारे डिलीट हो सकते हैं। अब ये नहीं कह सकते कि तुरंत हो गए होंगे, लेकिन वो अब हमारे स्कोप के बाहर हो गए। उनको इंटरप्रेटर जब उसका मन करेगा डिलीट कर देगा, ठीक है, नहीं करेगा उसकी मर्जी है, लेकिन हमारे लिए एक्सेसिबल अब वो ऐड फंक्शन के बाहर नहीं होंगे। क्या बोलते हैं इस चीज को, लाइफ। लाइफ माने जीवन। तो लोकल वेरिएबल की लाइफ क्या होगी ये हमारे हाथ में नहीं है। इंटरप्रेटर हमारे लिए लोकल वेरिएबल अवेलेबल कराएगा फंक्शन के अंदर। फंक्शन खत्म, प्रोग्राम चल रहा है, कभी भी इंटरप्रेटर का जब मन करेगा लोकल वेरिएबल को मेमोरी से डिलीट कर देगा। मन करेगा तो नहीं करेगा, मन करेगा तो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करने में टाइम लगता है और प्रोग्राम स्लो होगा, एग्जीक्यूशन स्लो हो जाएगा, आपको कभी भी यूज करने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसे बोलते हैं वेरिएबल की लाइफ, उसका जीवन क्या है। तो वो हमारे हाथ में नहीं है, वो इंटरप्रेटर के ऊपर डिपेंड करेगा कब उसको डिलीट करेगा, ठीक है। अच्छा मान लीजिए अगर मैंने फिर से ऐड फंक्शन कॉल कर दिया होता, तो फिर से ए और बी लोकल वेरिएबल क्रिएट होते हैं। इस बार अलग एड्रेस पर ए और बी आ सकते हैं, पहली बार जब आए थे अलग एड्रेस पर आ सकते हैं। जितनी बार ऐड फंक्शन कॉल होगा ए और बी बार बार मेमोरी में लोकेट होंगे, और फंक्शन कंप्लीट होते ही हमारे लिए कैसे हो जाएंगे, अनयूज हो जाएंगे, ठीक है, हम उन्हें यूज कर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम
इस फंक्शन के बाहर इनका यूज नहीं कर पा रहे। और जब एक बार एरर आ जाती तो आगे कोड नहीं चलता है। तो अब मैं चाहता था कि सर उन्हीं वेरिएबल का हम मल्टीप्लाई में यूज करें, तो इसके अपने लोकल वेरिएबल हम बना देते हैं। सेम नाम से बना सकते हो, सेम वैल्यू से बना सकते हो, वो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। लेकिन ये दो अलग अलग स्कोप हैं, दोनों के अपने नए लोकल वेरिएबल हैं। इनका मेमोरी एड्रेस और इनका मेमोरी एड्रेस अलग होगा। ठीक है, तो वो वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन करे जाते हैं, ऐसे वेरिएबल को लोकल वेरिएबल कहा जाता है। और लोकल वेरिएबल का यूज कहाँ तक हो सकता है? फंक्शन के ब्लॉक तक हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब ये कहा जाता है कि लोकल वेरिएबल का यूज फंक्शन के ब्लॉक तक हो सकता है, तो कहाँ से हम यूज करना शुरू कर सकते हैं? फंक्शन के पहले स्टेटमेंट से नहीं, जहां से लोकल वेरिएबल डिफाइन किया गया है वहां से लेके फंक्शन के लास्ट स्टेटमेंट तक। मतलब अगर आपका मन करे कि मैं यहाँ पर करूंगा a+b, तो कर थोड़ी लोगे आप ऐसे। अब आप ये थोड़ी कह सकते हो कि लोकल वेरिएबल है, लोकल स्कोप में यूज कर रहा हूँ तो क्यों नहीं चलेगा। भैया आप ऑर्डर भी तो देखो ना। लोकल वेरिएबल जिस लाइन पर आया है उस लाइन से अवेलेबल होगा उस फंक्शन के लिए, उस लाइन से पहले उस फंक्शन अवेलेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? मुझे लगता है एरर आनी चाहिए। देखते हैं, कह भी रहा है कि पहले यूज कर लिया आपने, असाइन बाद में कर रहे हो, वैल्यू यूज पहले कर रहे हो, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए इसका मतलब हमें इस सेंटेंस को बोलने से बचना होगा कि लोकल वेरिएबल पूरे फंक्शन में कहीं भी यूज हो सकता है। ये थोड़ा गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। लोकल वेरिएबल जहां से डिफाइन हुआ है फंक्शन के अंदर वहां से लेकर पूरे फंक्शन में एक्सेस हो सकता है। ठीक है, ये ज्यादा सही स्टेटमेंट होगा। अब अगर आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ऐसा है कि आपको मल्टीपल फंक्शंस बनाने हैं और उनके अंदर सेम नेम के वेरिएबल सेम वैल्यू के साथ ही यूज करने हैं, तो इसमें थोड़ी रीयूजेबिलिटी नहीं हो रही है, डुप्लीकेसी हो गई वेरिएबल की। तो कॉन्सेप्ट आया ग्लोबल वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल जो टॉप लेवल पर आप डिफाइन करते हैं क्या कहलाता है? ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, तो मैंने a = 5, b = क्या कहलाएगा हमारा ये ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल वो होता है जो टॉप लेवल स्कोप में डिफाइन किया जाता है, उसे हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। ग्लोबल वेरिएबल वो नहीं होता है जो सबसे ऊपर डिफाइन किया जाता है। तो ऊपर वाला कोई शब्द नहीं है, शब्द क्या है? टॉप लेवल। टॉप लेवल का मतलब जो बिना इंडेंटेशन के डिफाइन होगा उसे टॉप लेवल स्टेटमेंट कहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं बी को यहाँ से हटाकर लाइन नंबर 11 पे लिख दूं, आंसर इज यस, बी इज ऑल्सो ग्लोबल वेरिएबल। लाइन नंबर 1 पे ए लिखा है, ए एक ग्लोबल वेरिएबल है, बी भी एक ग्लोबल वेरिएबल है, क्योंकि दोनों टॉप लेवल स्टेटमेंट का पार्ट। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि ऊपर लिखना होगा, सबसे पहले लिखना होगा। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि ग्लोबल का मतलब क्या होता है। पूरा प्रोग्राम नहीं, जिस लाइन से बना था वहां से लेकर पूरा प्रोग्राम। तो लाइन नंबर 1 पर जो ग्लोबल वेरिएबल ए बना है उसका स्कोप पूरा प्रोग्राम हो गया है। लेकिन लाइन नंबर 11 पे बी एक ग्लोबल वेरिएबल है, लेकिन वो ग्लोबल कहाँ से है? लाइन नंबर 11 से लेकर आगे के प्रोग्राम तक के लिए। तो इसका इस्तेमाल 11 नंबर लाइन से ऊपर के स्टेटमेंट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए आपको डिसाइड करना होगा कि ग्लोबल कहाँ से बनाना है। तो ज्यादा बार हम फिर यही चाहेंगे कि शुरू से ही बन जाए, लेकिन ये सोचना गलत है कि हर बार ग्लोबल वेरिएबल शुरू में ही लिखे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो ग्लोबल वेरिएबल वो हो गए जो टॉप लेवल वेरिएबल है। तो सर इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया, आज तक हमने जितने वेरिएबल बनाए हैं सब ग्लोबल थे, क्योंकि हमने वेरिएबल ऐसे तो बनाए थे आज तक के प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो आज तक बनाए गए सारे वेरिएबल ग्लोबल थे।
सिर्फ फंक्शन के अंदर बनाया गया वेरिएबल लोकल होता है, अदरवाइज सारे वेरिएबल ग्लोबल होते हैं। इवन लूप के अंदर बनाया गया वेरिएबल भी ग्लोबल होगा, इसके अंदर बनाया गया वेरिएबल भी ग्लोबल होता है, ठीक है। सिर्फ फंक्शन के अंदर बनाया गया वेरिएबल ही लोकल होता है। तो अगेन क्वेश्चन हो गया, लोकल वेरिएबल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल, a variable defined inside function known as local variable, and other variables are global variable. अब इतना जानने के बाद अगर मान लीजिए ऐसे कर दिया जाए, तो क्या ये एरर आएगी या नहीं? क्योंकि जिस नाम से ग्लोबल वेरिएबल ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उसी नाम से किसी फंक्शन ने लोकल वेरिएबल बना दिए। तो ये एरर तो नहीं है कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इस नाम से तो ग्लोबल चल ही रहे हैं पहले से? नहीं, ये एरर नहीं होती। तो फिर लाइन नंबर 5 और 6 को हम क्या माने? पहला ऑप्शन, ये भाई नए लोकल वेरिएबल हैं ऐड के लिए। दूसरा ऑप्शन, ये ग्लोबल वाले की वैल्यू को बदल रहे हैं। तो लाइन नंबर 5 और 6 को क्या कहा गया? नए लोकल वेरिएबल कहा गया। तो अगर जिस नाम के ग्लोबल वेरिएबल पहले से अवेलेबल हैं, उसी नाम के लोकल वेरिएबल आप बनाते हैं, तो वो नए लोकल कहे जाएंगे, ठीक है। अब सर लाइन नंबर 7 पर जब हम ए और बी वेरिएबल का यूज करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, क्योंकि अब ए और बी नाम के लोकल वेरिएबल भी हैं ऐड के पास और ग्लोबल वेरिएबल भी हैं ए और बी नाम के। तो इंटरप्रेटर यहाँ पर फिर प्रेफरेंस देता है, प्रायोरिटी देता है। तो कोई भी वेरिएबल जब किसी फंक्शन के अंदर यूज होता है तो इंटरप्रेटर सबसे पहले उसे लोकल स्कोप में चेक करता है। अगर वो लोकल स्कोप में मिल जाता है तो उसी को वो हमारा यूज करेगा। अगर लोकल स्कोप में नहीं मिलता है तब हमारा ग्लोबल स्कोप में चेक किया जाता है। और अगर ग्लोबल स्कोप में भी नहीं मिलेगा तो एरर आ जाएगी कि वो वेरिएबल है ही नहीं, आप यूज ही नहीं कर सकते। तो जब ऐड फंक्शन का एग्जीक्यूशन हो रहा होगा तो लाइन नंबर 7 पर ए की वैल्यू 2 मानी जाएगी और बी की वैल्यू 3 जो कि लोकल है। ऐड फंक्शन कंप्लीट होते ही लोकल ए और बी मेमोरी से खत्म हो गए होंगे या हमारे प्रोग्राम के लिए अनअवेलेबल हो गए। लेकिन ग्लोबल तो चलेंगे आगे तक, जब तक प्रोग्राम चलेगा एग्जीक्यूशन में रहेगा ग्लोबल वेरिएबल रहेंगे। प्रोग्राम खत्म, ग्लोबल वेरिएबल भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई फंक्शन के अंदर जब लाइन नंबर 10 पर ए और बी का यूज होगा तो इंटरप्रेटर मल्टीप्लाई के अंदर लोकली ए और बी को चेक करेगा, जो कि नहीं है, फिर ग्लोबली चेक करेगा है, तो वहां पर ग्लोबल यूज होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर आंसर कितना आना चाहिए? 5। और यहाँ आंसर कितना आना चाहिए? तो बेटर प्रोग्रामिंग ये है कि आप ऐसी सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं तो करें, क्योंकि जिसने प्रोग्राम बनाया उसको कंट्रोलिंग बेटर है। लेकिन हमेशा फंक्शन के केस में हम यही कहते हैं कि बनाने वाला कोई और होता है और कॉल करने वाला कोई और होता है, तो वहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए अगर हो सके तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करें कि ऐसा ना हो। लेकिन अगर हो गया है तो आंसर तैयार है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि कोई भी फंक्शन ग्लोबल वेरिएबल्स को मॉडिफाई कर पाए। कैसे करेगा? क्योंकि जो मॉडिफाई करने का सिंटैक्स है
उससे तो नए बन जाते हैं लोकल। तो उसके लिए फंक्शन के अंदर हमें एक कीवर्ड यूज करने के लिए दिया गया, और उस कीवर्ड का नाम है ग्लोबल कीवर्ड। ग्लोबल कीवर्ड के बाद हम जिन भी वेरिएबल्स को मेंशन करेंगे, अब वो फंक्शन के अंदर जब भी आएंगे तो ग्लोबल कंसीडर किए जाएंगे, कभी भी लोकल कंसीडर नहीं किए जाएंगे। फिर सुन लेते हैं। ग्लोबल कीवर्ड किसी फंक्शन के अंदर ही यूज होगा, और ग्लोबल कीवर्ड के बाद हम जिन वेरिएबल्स के नाम स्पेसिफाई करते हैं, एक से ज़्यादा करेंगे तो कॉमा लगाकर, जितने चाहें उतने कर सकते हैं कॉमा लगाकर। ठीक है। तो वो वेरिएबल्स अब जब भी इस फंक्शन के अंदर हमारे आएंगे ग्लोबल कंसीडर होंगे। तो अब लाइन नंबर 6 और लाइन नंबर 7 पर अब ये बात नहीं है कि ये लोकल है ए और ये भी लोकल है बी, नहीं। अब ये ग्लोबल वाले में ही क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसका आउटपुट 5 आ गया, और मल्टीप्लाई जब चलेगा तो यहाँ भी आंसर क्या आएगा, 2 3 जा 6, क्योंकि बदल चुका है। ये लाइन कमेंट करते ही ये लोकल हो गया खुद का, और मल्टीप्लाई चलेगा ग्लोबल में। ठीक है। तो अब यहाँ पर कोई सेंस नहीं है, आप उससे ये बोलो कि सर ग्लोबल कीवर्ड को हम क्या टॉप लेवल पे लिख दें ऐसे करके, तो क्या हासिल कर लोगे ऐसा करके, क्योंकि जिस जगह आप ग्लोबल कीवर्ड को लिख रहे हो ऑलरेडी वहाँ ग्लोबल स्कोप ही चल रहा है। भाई इसका फायदा तो तब है ना जब आप जहाँ पर हो वहां पर ग्लोबल स्कोप नहीं है, कोई और स्कोप था। अब मुझे वहाँ ग्लोबल चाहिए तो ग्लोबल कीवर्ड से बनाओ। भाई जिस जगह आपने लाइन नंबर 1 पे ग्लोबल कीवर्ड लिख दिया है, वहां तो ऑलरेडी जो भी वेरिएबल बनेगा उसका स्कोप क्या हो जाएगा, ग्लोबल ही हो जाएगा। कोई सेंस ही नहीं वहां लिखने का। लेकिन लिख देंगे तो एरर नहीं आएगी। ठीक है। तो जनरली हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि कोई भी वेरिएबल जो टॉप लेवल वेरिएबल है, बिना इंडेंटेशन के लिखा गया है, वो ग्लोबल वेरिएबल ही। अच्छा, अब एक नया क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए। क्या लाइन नंबर 16 पे एरर आएगी, या सही चलेगा प्रोग्राम लाइन नंबर 16 पर? और अगर सही चलेगा तो 16 पर रिजल्ट क्या आएगा? क्या सी वेरिएबल एड फंक्शन के बाहर यूज हो पाएगा? होगा। तो ग्लोबल स्टेटमेंट में जो भी वेरिएबल्स लिखे गए हैं, अगर वो पहले से ग्लोबल हैं तो भी एक ही बात है, और अगर वो पहले से है ही नहीं तो जो भी आगे बनेंगे वो ग्लोबल ही बनेंगे। जैसे हमने लाइन नंबर 5 पर सी के बारे में भी बताया कि ये ग्लोबल होगा, जबकि अभी तक सी प्रोग्राम में कहीं नहीं है। तो अगर ऐड ने अपने अंदर से सी को बनाया तो उसका स्कोप लोकल नहीं रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा, ग्लोबल ही रखा जाएगा। दैट मीन लाइन नंबर 8 के बाद से सी वेरिएबल आगे के प्रोग्राम में अवेलेबल होगा। आपको ऐसा शायद नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर नीड है तो आप ऐसा कर सकते हैं। किसी भी वेरिएबल को जो बाय डिफॉल्ट फंक्शन के अंदर आता है वो लोकल होता है, ग्लोबल बनाना है तो ग्लोबल स्टेटमेंट से आप उसे ग्लोबल भी बना सकते हैं। अब थोड़ा सा और मैं मीनिंगफुल कोड लिखने जा रहा हूँ। फंक्शन डिफाइन करना आ गया, फंक्शन कॉल करना आ गया, फंक्शन के रिगार्डिंग लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं ये हमारी समझ में आया। अब थोड़ा सा और मीनिंगफुल कोड। लॉजिक हमने बहुत आसान रखा है अपना।
दो नंबर को जोड़ने का लॉजिक है। आप इस लॉजिक को इवन ऑड बना दो, फैक्टोरियल बना दो, प्राइम नंबर का बना दो, सिंपल इंटरेस्ट बना दो, फाइल अपलोडिंग, फाइल डाउनलोडिंग, लॉग इन, रजिस्ट्रेशन, कोई भी लॉजिक बना दो। तो मैंने सिंपल सा प्लस वाला लॉजिक यूज करा। मैंने यहाँ पर ऐड फंक्शन को कॉल किया, दोबारा कॉल किया, जितनी बार मैं चाहूँ उतनी बार मैं ऐड फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। मैंने 3 बार कॉल किया, तीनों बार चला, आउटपुट आया, लेकिन कुछ अलग सा अजीब सा लग रहा है। अजीब सा क्यों लग रहा है? दोनों एक साथ देखो। ऐड फंक्शन जब भी चलेगा, आज चले, कल चले, 10 साल बाद चले, 50 साल बाद चले, ये क्या काम करेगा? यही करेगा, 2 और 3 को ऐड करने वाला काम करेगा। भाई कोई भी अगर दो नंबर ऐड करना चाहेगा और मेरे फंक्शन के थ्रू करना चाहेगा, तो अपने नंबर वो बताएगा ना, मैं पहले से थोड़ी फिक्स कर दूंगा। भाई फंक्शन को हम ये कह रहे हैं कि रियूजेबल स्टेटमेंट वो लिखता है। तो रियूजेबल का मतलब ये थोड़ा ना कि डिक्टो कॉपी पेस्ट होते रहेंगे। रियूजेबल लॉजिक होता है। लॉजिक रियूजेबल है मतलब प्लस वाला लॉजिक, लेकिन उस लॉजिक में जो इनपुट चाहिए, जिनको वो लॉजिक में इस्तेमाल कर रहा है फंक्शन, वो तो हर बार बदलने चाहिए। भाई मैं चाहूंगा जितनी बार ऐड फंक्शन कॉल हो, हर बार लॉजिक सेम रहे, लेकिन हर बार लॉजिक का इनपुट तो बदले, लॉजिक का डेटा तो बदले, तब ज्यादा फायदा होगा फंक्शन से। तो हम चाहते हैं जितनी बार ऐड फंक्शन चले उतनी बार ये अलग अलग नंबर को जोड़े। तो हम लॉजिक को रीयूज करने की बात कर रहे हैं, डिक्टो स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं फंक्शन के थ्रू। ठीक है। तो इसके दो रास्ते हैं। पहला रास्ता जो आपने बताया कि यूजर से इनपुट ले लेते हैं। ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन इसको मना करते हैं कि ये सही तरीका नहीं है। लेकिन मैं लिख इसलिए रहा हूँ ताकि हमें एक्सपीरियंस इसका भी होना चाहिए, क्योंकि हम ये सीखेंगे अभी कि ये गलत तरीका क्यों है, क्योंकि आज तक तो यही सही था। एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, दोबारा चला, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर फिर चला। अच्छा थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मान लीजिए इस फंक्शन को मैं किसी दूसरे प्रोग्राम से कॉल करता हूँ। मेरे पास अपने नंबर है, आई इक्वल टू बहुत बड़ा नंबर है, जे इक्वल टू एक बहुत बड़ा नंबर है। तो मैं अपने प्रोग्राम से आपका वाला फंक्शन कॉल करूंगा। मेरा लालच क्या होगा कि मेरे वाले नंबर को आप जोड़कर मुझे वापस करोगे रिजल्ट। लेकिन जब मैंने आपका फंक्शन कॉल करा तो आपका फंक्शन मेरी सुन ही नहीं रहा है, वो फिर से इनपुट लेने चला गया। भाई इनपुट लेने क्यों जा रहे हो? मेरे पास है, जिन नंबरों को मुझे लॉजिक में यूज कराना मेरे पास है पहले से ही। आप क्यों इनपुट लेने जा रहे हो यूजर से? तो ये गलत तरीका इसलिए हो जाता है क्योंकि जो भी आपका फंक्शन कॉल करेगा, है ना, वो अपना इनपुट खुद पास करना चाहेगा, तभी तो आपका लॉजिक वर्ड यूज कर रहा है। ठीक है। तो इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि जब भी फंक्शन में अगर आपको इनपुट चाहिए तो यूजर इनपुट कभी नहीं लेना चाहिए, कॉल करने वाले से इनपुट लेना चाहिए, कॉलर से इनपुट लेना चाहिए। कॉलर मतलब वो स्टेटमेंट जहां से फंक्शन कॉल किया जाए, वो बताएगा दो नंबर क्या होंगे। पर कैसे बता देगा वो? हमारा देखो इस प्रोग्राम को मैं चेंज करता हूँ, इसको लिखने का जो सही तरीका है वो यूज करते हैं। तो इन दोनों को हटा दो। अब जिसने ये फंक्शन बनाया उसको ये बात पता होनी चाहिए कि इस फंक्शन में जो लॉजिक है उसके लिए दो इनपुट चाहिए होंगे। जितने भी इनपुट वेरिएबल फंक्शन के लॉजिक में चाहिए होते हैं, उनको हम कहाँ बनाते हैं? फंक्शन डेफिनेशन में जो पैरेंथेसिस होती हैं वहां पर हम लोग डिफाइन करते हैं। एक से ज्यादा है तो कॉमा लगा के डिफाइन करते हैं।
तो किसी भी फंक्शन के डेफिनेशन में जो पैरेंथेसिस होती है उसमें जो हम वेरिएबल्स लिखते हैं उन वेरिएबल्स का पर्पस होता है कि वो वेरिएबल्स इस फंक्शन में जो भी लॉजिक लिखा गया है उस लॉजिक में जो इनपुट यूज हो रहा होगा उस इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है। टेक्निकली टेक्निकली ऐसे वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर। क्या बोलेंगे? ए एंड बी आर द पैरामीटर्स ऑफ एट फंक्शन। तो पैरामीटर क्यों पढ़ते हैं? फंक्शन के लॉजिक में जो इनपुट यूज हो रहा है उस इनपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। अब सर इसमें आएगा कहाँ से? आपने तो दो वेरिएबल बना दिए हैं, आएगा कहाँ से? कॉल करने वाला जब फंक्शन कॉल करेगा तो इन पैरामीटर्स को वैल्यू पास करेगा। तो जो ये वैल्यू है ये ए पैरामीटर को मिलेगी और जो सेकंड वैल्यू है वो सेकंड पैरामीटर को मिलेगी। तो इस तरह से कॉल करने वाला अपना इनपुट पास करता है और पैरामीटर्स के लिए जो आप यहाँ वैल्यूज पास करते हैं इन वैल्यूज को बोलते हैं आर्गुमेंट। ठीक है। जितने पैरामीटर उतने आर्गुमेंट, गिनती कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एरर आ जाएगी नहीं तो। अगर वहाँ तीन पैरामीटर्स हैं तो कॉल करते समय तीन आर्गुमेंट आपको देने चाहिए। अगर वहाँ पर दो पैरामीटर्स हैं तो आपको दो आर्गुमेंट देने हैं, नहीं तो एरर आ जाएगी। एक देंगे तो एरर आएगी, तीन देंगे तो एरर आएगी। हर वेरिएबल पैरामीटर नहीं होता, वो वेरिएबल पैरामीटर कहलाता है जो फंक्शन की डेफिनेशन में पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाता है। ठीक है। तो फिर तो सर तीन तरह के हो गए, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल और पैरामीटर। हमने कहा पैरामीटर को तीसरा नहीं कहते हैं क्योंकि स्कोप वाइज ये भी लोकल स्कोप में ही आते हैं। तो ए और बी पैरामीटर का इस्तेमाल ऐड फंक्शन तक ही हो सकता है, ऐड फंक्शन के बाहर कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए इनको तीसरा नहीं कहते हैं। पैरामीटर भी लोकल वेरिएबल की कैटेगरी में ही आते हैं। लेकिन अलग नाम पैरामीटर क्यों है? क्योंकि ये फंक्शन के ब्लॉक में नहीं है, फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर लिखे हुए। ठीक है। जो डेफिनेशन वाला पार्ट है वहां लिखे हुए। अब चलाएंगे तो चलेगा। ठीक है। अब दोबारा आपको कॉल करना है तो दोबारा आप पास करिए। मान लीजिए इस बार 10 और 20 दे दिया। तो 10 साल बाद अगर कोई इस फंक्शन को कॉल करेगा तो वो क्या पास करेगा? अपने आर्गुमेंट पास करेगा। ठीक है। अब जो हमारे आर्गुमेंट होते हैं जरूरी नहीं है कि वो वैल्यू ही होंगी, वो वेरिएबल भी हो सकते हैं। मैं कहीं से आई और जे में वैल्यू लेकर आया, किसी फाइल से, डेटाबेस से, यूजर से, उसके बाद मैंने कॉल किया और यहाँ पर आई और जे पास करते। तो लाइन नंबर 9 पर आई और जे आर्गुमेंट्स हो गए। तो आई की जो वैल्यू होगी वो ए पैरामीटर को मिलेगी और जो जो जे वेरिएबल की वैल्यू होगी वो बी पैरामीटर को मिलेगी। तो लाइन नंबर 9 के लिए अगर हम देखें तो 5 और 7 का एडिशन प्रिंट होना चाहिए। तो जब भी आप कोई अपना एप्लीकेशन बनाएंगे, अब जैसे कैलकुलेटर है, अब आप एक ओपन करके बैठे कैलकुलेटर, तो कई बार एडिशन कर सकते हो, कई बार मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो कैलकुलेटर से। तो कैलकुलेटर के पीछे का जो लॉजिक होगा वो कहाँ लिखा गया होगा? फंक्शन पे। जैसे ही आप प्लस बटन पे क्लिक करते होगे वो फंक्शन कॉल हो जाता हो। जितनी बार प्लस बटन पे क्लिक करोगे फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो अभी हमने क्लिक करने पर फंक्शन कॉल करना नहीं सीखा है, अभी तो हम अपने ऑर्डर में लिख देते हैं कि फंक्शन कॉल हो रहा है। तो कोई प्रोजेक्ट जब बनता है तो उसका फंक्शन कॉल कब होता है? किसी क्लिक पर होता है। आप एटीएम यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं,
तो सब कोड एक फंक्शन में लिखा है, मतलब हर कोड किसी न किसी फंक्शन में लिखा होगा। आपने जिस बटन पे क्लिक करा, क्लिक होते ही एक फंक्शन कॉल होगा। लॉजिक चल गया, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आर्गुमेंट वैल्यू भी हो सकती है, आर्गुमेंट वेरिएबल भी हो सकता है, आर्गुमेंट कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर आई इंटू जे कर दिया और 3 into 2 कर दिया, तो आई और जे का मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया, 35। 35 एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट जाएगा ए पैरामीटर के लिए, और 6 सेकंड आर्गुमेंट जाएगा बी पैरामीटर के लिए। तो इस वाली कॉल के लिए जो रिजल्ट आएगा अकॉर्डिंगली हमारा आर्गुमेंट वैल्यू भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकते हैं, एक्सप्रेशन भी हो सकता है, पैरामीटर नहीं। पैरामीटर सिर्फ वेरिएबल हो, एरर आ जाएगी। पैरामीटर कभी एक्सप्रेशन भी नहीं होता, पैरामीटर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल हो सकते हैं। आर्गुमेंट रिपीट हो सकता है, पैरामीटर रिपीट भी नहीं होता। तो अगर आप कहें कि मैं यहाँ भी ये लिखूंगा डुप्लीकेट, तो दोबारा बोलो। नहीं, यहाँ पर आप कोई एक्सप्रेशन या फंक्शन कॉल नहीं कर सकते, मतलब आप यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते इनपुट फंक्शन कॉल कर, ये भी नहीं कर सकते क्योंकि एक्सप्रेशन हो जाएगा ना। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या अलाउड है, वेरिएबल लिखना अलाउड है, तो आप यहाँ फंक्शन कॉल भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब चलो आज इतना रखते हैं, बाकी अगली क्लास में पढ़ते हैं। आगे का हर प्रोग्राम फंक्शन के साथ ही चलेगा।